इंडिया का दिया हुआ प्रोजेक्ट हो और वो एंटी पाकिस्तान ना हो, ये कैसे हो सके? यूं कह ले आसान लफ्जों में कि अपनी ही आर्मी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आपके पास कुछ मिनट्स और कुछ घंटे बाकी हैं, आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप इस्तीफा दे, स्टेप डाउन करना पड़ेगा, बल्कि उसको अपने मुल्क से फरार होना पड़ जाएगा। वो अपने मुल्क से अपनी जान बचा के भागी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कुछ सियासी जमातें इसको अपने जाती मकसद के लिए हमारे जो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग। तो जरा उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके। जी जनाब, बांग्लादेश के अंदर पिछले काफ़ी दिनों से एक प्रोटेस्ट जारी था, पिछले काफ़ी दिनों से एहतजाज जारी था। वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे, वहाँ के तलबा जो थे, वो अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थे, काफ़ी दिनों से सड़कों पे थे। इस एहतजाज के दौरान काफ़ी ज़्यादा जानें भी गई और ये एहतजाज क्या था इसके ऊपर सारी आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन आपको ये बताते चले कि जनाब शेख हसीना वाजिद जो पिछले 15 साल से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, बांग्लादेश के ऊपर जो हुक्मरानी कर रही थी, बांग्लादेश की हुकूमत को चला रही थी पिछले 15 सालों से, वहाँ की फ़ौज के साथ मिलकर, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वो ये गवर्नमेंट को बनाए हुए थे पिछले 15 सालों से, जो कि एक किसी भी लिहाज से डेमोक्रेट गवर्नमेंट नहीं समझी जाती पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया इसको डेमोक्रेट नहीं समझती, पर बांग्लादेश जो है वो इस चीज़ पे यकीन रखता है कि जनाब जो भी हुकूमत है वो कम से कम 10 साल जो है वो अपनी गवर्नमेंट करे। तो जनाब हसीना वाजिद जो थी वो तकरीबन पीछे 15 सालों से जो थी वो हुकूमत कर रही थी। तो उनकी हुकूमत का जो है आज वो ख़ात्मा हुआ। उस खात्मे की वजह क्या बनी, वो खात्मा कैसे हुआ, आपके साथ ये सारी डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, पाकिस्तानी अवाम के लिए भी सबक है और पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए भी सबक है और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए भी बहुत बड़ा एक सबक है। वो सबक क्या है वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जनाब आपको पहले ये बताते चले कि हसीना वाजिद के खिलाफ जो था वो एहतजाज कब और क्यों शुरू हुआ। आज से कुछ दिन पहले जनाब हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज शुरू होता है। एहतजाज शुरू होने की वजह ये होती है कि पहले आपको उसका पस मंजर बता देता हूँ। बांग्लादेश के अंदर ये सारे एहतजाज की वजह बनी जनाब एक कोटा सिस्टम। बांग्लादेश के अंदर एक कोटा सिस्टम चलता था जनाब, जिसको 2018 के अंदर बंद कर दिया गया था। वो कोटा सिस्टम ये था कि जनाब जब बांग्लादेश बना था, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो उस वक्त एक कोटा सिस्टम मुतारिफ कराया गया था कि उस वक्त के जो लोग थे या उनके जो बच्चे आगे आगे हुए थे, उनके बच्चे जो बड़े हो चुके थे, जो पढ़ रहे थे, तलीमी इदारों में थे, वो जवान हो चुके थे जनाब, उनको बड़ी अच्छी सहूलतें दी जाती थी, उनको फैसिलिटेट किया जाता था। उनके उधर की गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को कह लें कि आप स्कॉलरशिप्स वगैरह दिए जाते थे। जो मेरिट का कत्ल किया जाता था, बच्चों को, मेरिट वाले बच्चों को पीछे करके उन बच्चों को जो कोटा सिस्टम के ज़रिए आगे आते थे जनाब, उनको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिलती थी, उनको सरकारी नौकरियां भी मिलती थी। तो वहाँ के जो एक तबका था या कह लें कि एक बहुत बड़ा कह लें कि मेजोरिटी ये समझती थी कि जनाब ये मेरिट के साथ कत्ल होता है। वो काफ़ी अरसे से ये कत्ल जो था ये बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन 2018 के अंदर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने या बांग्लादेश की कह लें कि वो जो भी वहाँ की स्टैब्लिशमेंट थी, जो भी वहाँ का मामला था जनाब, उस वक्त प्रेशर के अंदर आके जनाब उन्होंने ये कोटा सिस्टम जो था 2018 के अंदर बंद कर दिया था। लेकिन जनाब जो हसीना वाजिद थी वो समझती थी कि जनाब ये कोटा सिस्टम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जनाब हसीना वाजिद हैं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। शेख मुजीबुर रहमान वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलहदा किया था, जिसके बारे में हमारे इमरान खान साहब ट्वीट भी कर चुके हैं। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा धमकी भी लगा चुके हैं। शेख मुजीबुर रहमान को हमारी जो एक जमात है वो इसको काफ़ी ज़्यादा हीरो के तौर पर भी समझती है। और वो शेख मुजीबुर रहमान साहब जो पाकिस्तान को तोड़ने के अंदर मसरूफ़ थे, जो पाकिस्तान को तोड़ने की एक वजह बने थे, वो जनाब शेख मुजीबुर रहमान साहब की बेटी जो हसीना वाजिद हैं, वो इसके हक़ में थी कि जब पाकिस्तान से हम अलहदा हुए थे, जो लोग हमारे साथ थे, मेरे बाप के साथ थे उस तहरीक के अंदर, क्योंकि इसका सारा फ़ायदा जो था वो इसके वालिद साहब की पार्टी को ही जा रहा था, इनकी अपनी पार्टी को जा रहा था कि जो जमात इस्लामी के एक रुकन भी थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, उनकी पार्टी को सारा ये फ़ायदा जाता था, उनके वर्कर्स को ये फ़ायदा उनकी औलादों को जाता था। तो इस तरह उनकी पार्टी जो थी वो बड़ी इससे मुतमिन थी। तो हसीना वाजिद की भी यही कोशिश थी कि जनाब ये किसी न किसी तरह से दोबारा से इसको जो है एक्टिव किया जाए, कोटा सिस्टम को, अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को राज़ी रखने के लिए। तो जनाब ये कोटा सिस्टम जो है ये 2018 के अंदर ख़त्म किया गया था। लेकिन हाल ही में जनाब बांग्लादेश की जो अदालत है, जिसको बंगला हाई कोर्ट कहा जाता है जनाब, उन्होंने जनाब इस कोटा सिस्टम को दोबारा से एक्टिव कर दिया, जिसके ऊपर जनाब बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ के तालबा जो थे, उनके स्टूडेंट्स जो थे जनाब, वो सरापा एहतजाज हो गए, वो सड़कों पे आगे अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करना शुरू हो गए। ये एहतजाज जब शुरू हुआ तो किसी को लगा नहीं था कि इसकी इस कदर शिद्दत आ जाएगी या इसका इस कदर बुरा ड्रॉप सीन हो जाएगा कि एक इतने सालों से जो बक्सर इक़्तिदार थी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ जाएगा, उसको स्टेप डाउन करना पड़ जाएगा। ना सिर्फ स्टेप डाउन करना पड़ेगा बल्कि उसको अपने मुल्क से फ़रार होना पड़ जाएगा। वो अपने मुल्क से अपनी जान बचा के भागी है जनाब।
उसको अपनी जान के लाले पड़ चुके थे अपने ही मुल्क के अंदर, अपने ही लोगों से। तो खैर जनाब, हसीना वाजी जो हैं वहाँ से अपनी जान बचा के तो भाग गई हैं। तो खैर जनाब, ये एहतजाज जो था ये एक यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ, एक यूनिवर्सिटी के तलबा से स्टार्ट होता होता ये पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज फैलना शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट नहीं, आप कह लें कि ब्यूरोक्रेसी जो थी, उन्होंने गवर्नमेंट की बातें मानना बंद कर दी। यानी कि गवर्नमेंट ऊपर से प्रेशर डाल रही थी कि किसी तरह इस एहतजाज को रोका जाए, इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज वगैरह करके इनको मारा जाए, इनको भगाया जाए। और ना सिर्फ ये ऑर्डर थे गवर्नमेंट के, बल्कि ये लाठीचार्ज हुआ भी। बताया जाता है कि तकरीबन 400 से 500 के करीब जो हैं स्टूडेंट्स, उनकी जानें गई हैं। बांग्लादेश इसको सही तरह खुल के रिपोर्ट नहीं करने दिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। अब तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये वाकई ये हकीकत है कि ये जो बताए जा रहे हैं फिगर्स के 400-500 के करीब लोगों की जो है वो डेथ्स हुई हैं। तो क्या ये रियलिटी भी है कि नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि इसके अंदर 400 से 500 के करीब स्टूडेंट्स की डेथ हुई है जनाब। इन एहतजाजों के दौरान उनकी जान गई है। और जब आहिस्ता आहिस्ता ये एहतजाज बढ़ता गया तो ज़ाहिर सी बात है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है, एक सरकारी मुलाजम होते हैं, उन पर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। उन्होंने जनाब एट लास्ट अपने ही लोगों के ऊपर लाठी उठाने से इनकार कर दिया। वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो समझ चुकी थी कि अब अवाम का मूड क्या बन चुका है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने भी जनाब गवर्नमेंट के ऊपर से अपना जो था एक हाथ रखा हुआ था 15 सालों से, वो उन्होंने हसीना वाजिद से अपना हाथ उठाया। असल में वो हाथ उधर की इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, आप कह लें कि इंडिया का था। जो हसीना वाजिद की शक्ल में एक प्रोजेक्ट दिया गया था बांग्लादेश को, ये दरअसल इंडिया का ही दिया हुआ प्रोजेक्ट था। और इंडिया का दिया हुआ प्रोजेक्ट हो और वो एंटी पाकिस्तान ना हो, ये कैसे हो सकता है। हसीना वाजिद जो है वो शुरू से ही एंटी पाकिस्तान थी, पाकिस्तानियों के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी वो। जैसे आप समझ लें कि अफ़गानिस्तान को इंडिया एक पालता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करने के लिए, और सेम उसी तरह जनाब उन्होंने बांग्लादेश के ऊपर भी इसी तरह काफ़ी अरसे से हाथ रखा पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़, एंटी पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़। तो खैर जनाब, जब ये मामला सारे काफ़ी ज़्यादा बढ़े तो वहाँ की फ़ौज ने फिर अपनी ही वज़ीर आज़म को, हसीना वाजिद को अल्टीमेट दिया कि आपके पास कुछ मिनट्स और कुछ घंटे बाकी हैं, आप स्टेप डाउन कर जाएँ, आप इस्तीफ़ा दे जाएँ। और जनाब इतने के अंदर हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दिया और फ़ौरन मुल्क से फ़रार हुई। वो फ़रार होकर जनाब इंडिया पहुंची। जब वो फ़रार होकर इंडिया पहुंची तो जनाब इंडिया ने अपने ही एसेट को, अपने ही लॉन्च किए हुए जो शख्स थे उसको जनाब उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा भाई भाग जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो खैर बताया जाता है कि जनाब हसीना वाजिद जो है उनका जहाज़ अब यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया है। वो यूरोप अब जा रही हैं जनाब, वो यूरोप जाके अपनी जो है वो सियासी पनाह लेंगी। जनाब इस सारे मामले के अंदर बांग्लादेश की अवाम की फतह हुई है, और बांग्लादेश की अवाम को फतह करने के अंदर वहाँ की यूथ ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। किसी सियासी जमात ने नहीं, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी सियासी जमात की यूथ को मुखातिब कर रहा हूँ, बल्कि वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ की जो न्यू जनरेशन थी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो तलबा थे जो समझते थे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, उन्होंने सड़कों पे आके इनकलाब बर्पा किया। एक इनकलाब जनाब आपने तुर्की में देखा था, एक इनकलाब आपने जनाब श्रीलंका में देखा था, एक इनकलाब आपने जनाब अफ़गानिस्तान में देखा था, और एक इनकलाब आप बांग्लादेश में देख रहे हैं। और ये सारे वो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, पाकिस्तान के हमसाया मुल्क हैं, ये सब वो मुल्क हैं। और ये होता है कि अपने हक़ के लिए निकलना, अपने हक़ के लिए खड़े होना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कुछ सियासी जमातें इसको अपने ज़ाती मकसद के लिए, हमारे जो सियासी लोग होते हैं इसको अपने ज़ाती मफादात के लिए भी हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं। जब वो लोग हमें इस्तेमाल करते हैं तो अवाम के जो अपने राइट्स होते हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, हमारे सियासतदानों के राइट्स काफ़ी आगे आ जाते हैं। और बल्कि मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था, कुछ लोग यहाँ तक मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं जनाब हसीना वाजिद तो पागल थी, वो जब वहाँ से निकली वज़ीर आज़म हाउस से तो वो एक साइफर लहरा देती तो सारी अवाम पागल बन जाती। और ये बात हकीकत भी है कि वो एक साइफर लहरा देती तो शायद उधर की कौम भी बन जाती पागल। ये बात सिर्फ ट्वीट की हद तक तो अच्छी लगती है, लेकिन जनाब वो बांग्लादेश की अवाम है, वो पाकिस्तान की अवाम नहीं है जिसको अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ खड़ा किया जाएगा या अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, और वो अवाम अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ ही चढ़ दौड़ेगी, अपनी स्टेट के ख़िलाफ़ ही जो है वो, बल्कि यूँ कह लें आसान लफ्ज़ों में कि अपनी ही आर्मी के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। ये कहीं नहीं होता जनाब, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। और हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो सियासी लोग हैं, ये अपने मफादात के लिए फ़ौज को भी गंदा करते हैं, पाकिस्तान के अदारों को भी गंदा करते हैं। और खुदारा उन लोगों के पास वक्त है कि अपने किबलों को दुरुस्त करें। इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत वक्त है उसके लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है, उसको भी सोचना चाहिए और अपनी पॉलिसीज़ पे गौर करना चाहिए। और अवाम के सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ नहीं होने देना चाहिए कि एट लास्ट के या पाकिस्तान भी बांग्लादेश बने, तुर्की बने, अफ़गानिस्तान बने या श्रीलंका बने। खुदारा अपने जो है किबलों को दुरुस्त करें, होश के ना खुलें। फिर मैं ये बताता चलूँ कि जनाब हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी वो बेशक एक डेमोक्रेट गवर्नमेंट नहीं समझी जाती थी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती थी, लेकिन जनाब उस गवर्नमेंट ने अपने वक्त के अंदर, अपने इन 15 सालों के अंदर बांग्लादेश के लिए काफ़ी ज़्यादा
जो है उन्होंने डेवलप किया है, बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ऊपर लेके आए हैं। यहाँ तक कि जनाब बांग्लादेशी जो टका था, जिसको किसी दौर में टका कहा जाता था, वो जनाब अब पाकिस्तान के रुपये से ज़्यादा भी मुस्तहकम हो चुका है। पाकिस्तान का रुपया नीचे और वो टका ऊपर है। और हसीना वाजिद ने अपने टाइम के अंदर बांग्लादेश की इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उठाया था, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बिजनेस दिया था अपने इंडस्ट्रियल लोगों को जनाब। तो हसीना वाजिद एक बुरी सियासतदान नहीं थी, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान थी और उनके जो अपने लोग थे वो इस कोटा सिस्टम की वजह से हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ हो चुके थे। आखिर में फिर वही जनाब हमारे सियासतदानों से अपील है कि पाकिस्तानियों से अपील है, इससे सबक लें, इससे सीखें। कौमें ऐसे तबाह भी हो जाती हैं और ऐसे इनकलाब भी बर्पा कर देती हैं। आप सबके सारे मामले के ऊपर क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय का लाजमी शेयर कीजिएगा कमेंट के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।